ये पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। गांव के लोग सदमे में थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मौलाना का अपना भाई ऐसा कुछ कर सकता है। हर कोई यही सोच रहा था कि लालच, ईर्ष्या और पुराने झगड़े इंसान को कितना अंधा बना सकते हैं। मौलाना अब भी खामोश थे। वे अपने पैतृक घर में बैठकर बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखते और धीरे धीरे कहते, अब मेरे पास सिर्फ यादें बची हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बागपत ट्रिपल मर्डर केस यानी कि 4 मर्डर केस में अब तक कई सारे इल्ज़ामात मौलाना के ऊपर भी लगे हैं और कई सारे इल्ज़ामात यानी कि वहाँ के रहने वालों पर भी लगे हैं और जो उनके ताल्लुक में भी थे, यहाँ तक कि पुलिस का शक वहाँ तक भी गया है। और ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं जैसा कि मिसाल के तौर पर मौलाना के ऊपर पुलिस को 5 करोड़ रुपए देने तक का इल्ज़ाम लगाया गया। एक नई और ख़बर सुनने के लिए आई है कि अब मौलाना के भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन सब में मौलाना के भाई का हाथ है। किस तरीके से हाथ है और कैसे कैसे हाथ है वो इस वीडियो में देखेंगे। पूरी वीडियो में बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरी वीडियो देख करके जाएं और इसमें पता करेंगे कि इसमें वाकई में क्या मौलाना के भाई का हाथ है या नहीं है। बिना किसी देरी की चलते हैं वीडियो की तरफ। बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। यहाँ का माहौल जो कभी सुकून और शांति के लिए जाना जाता था, अब हर किसी के दिल दिमाग में डर और सवाल पैदा कर रहा है। लोग इसे अब मौलाना मिस्ट्री केस के नाम से जानने लगे हैं। मौलाना इब्राहिम पिछले 3 सालों से उसी गांव की मस्जिद में रह रहे थे। दिन में वे बच्चों को दीनी तालीम देते और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते। उनके साथ उनकी पत्नी इसराना और 2 छोटी बेटियां रहती थीं, एक 5 साल की और दूसरी महज 2 साल की। गांव के लोग इस परिवार को बेहद इज्जत से देखते थे। मौलाना की पत्नी बच्चों को प्यार से पढ़ाती और गांव की लड़कियों को भी शिक्षित करती। उनका मानना था कि सच्चाई और नैतिकता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक शनिवार की दोपहर सब कुछ बदल गया। जब बच्चे तालीम लेने मस्जिद पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद था। उन्होंने आवाज लगाई मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ बच्चों ने हिम्मत करके ऊपर की सीढ़ियां चढ़ी और दरवाजा खोला। तो उस कमरे में पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। चारपाई पर इसराना और दोनों बच्चियां बेसुध पड़ी थीं। सामान बिखरा हुआ था और दीवारों पर अजीब निशान थे। पूरा कमरा खामोशी और भय से भरा था। बच्चों के शोर मचाने पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और थाना दोघट की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले पुलिस को कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे दिखे। मौलाना ने बताया कि सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए गए थे, लेकिन जब डीवीआर की जांच की गई तो पता चला कि जिस कमरे में यह घटना हुई वहां का कैमरा अचानक बंद कर दिया गया था। कैमरा बंद करने के लिए एक स्पेशल एडमिन कोड की जरूरत थी जो सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद का टेक्निकल केयर टेकर। पुलिस ने फुटेज रिकवर कर लैब में जांच की। उसमें एक नया चेहरा सामने आया। पास के एक लड़के को कैमरे के पास जाते और उसे बंद करते देखा गया। हैरानी की बात थी कि वही लड़का मौलाना के पास पढ़ाई के लिए आता था। जांच में पता चला कि उसी दिन मौलाना ने गलती पर उसे डांटा था। पुलिस को शक हुआ कि शायद उसी डांट का गुस्सा उसके मन में भर गया। फुटेज में यह भी दिखा कि वह लड़का कैमरा बंद करने के बाद बाथरूम गया और थोड़ी देर में वापस आया। बाथरूम की जांच में और पानी के निशान मिले, यानी किसी ने अपने हाथ और पैर धोए थे। मस्जिद की दीवारों और सीढ़ियों पर भी पुलिस ने पूरा रास्ता ट्रेस किया, ऊपर वाले कमरे से नीचे तक, लेकिन रास्ता सीधे नीचे नहीं बल्कि छत की ओर मुड़ता था। इसका मतलब था कि आरोपी सीढ़ियों से उतरने के बजाय छत से कूदकर भागा। छत के पास दीवार थोड़ी नीची थी जिससे कोई आसानी से छलांग लगा सकता था। गांव वालों ने बताया कि उसी रात मस्जिद के पास एक काली कार रुकी थी। उसमें 4 लोग थे जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। हालांकि यह जानकारी पूरी तरह पक्की नहीं थी। पुलिस ने 2 किशोरों को पकड़ा जिनकी उम्र 17 साल से कम थी। दोनों मौलाना के पास पढ़ाई के लिए आते थे। पूछताछ में उन्होंने कहा कि उन्हें मौलाना से गुस्सा था क्योंकि उन्होंने उन्हें डांटा और थप्पड़ मारा था, लेकिन गांव वाले इसे मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि 2 छोटे बच्चे इतनी बड़ी वारदात कैसे कर सकते हैं। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि इसराना गर्भवती थी
खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। गुस्सा, आंसू और भय सबका मिश्रण देखने को मिला। पुलिस का ध्यान टेक्निकल केयरटेकर पर गया, लेकिन जब उसकी तलाश की गई तो वह अचानक गायब था। उसका घर बंद था और परिवार को भी पता नहीं था कि वह कहां गया। मोबाइल रिकॉर्ड से संदिग्ध कॉल देवबंद और शामली के आसपास की लोकेशन पर मिली। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता था बच्चों को पैसे दिए गए, कोई कहता डराया गया, तो कोई दावा कर रहा था कि यह सब किसी गहरी योजना का हिस्सा था। कुछ ही देर बाद पुलिस को एक नई तहरीर मिली। उसमें लिखा था कि मौलाना ने खुद अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब हस्ताक्षर जांचे गए तो पता चला कि यह किसी और के थे। किसी ने झूठा कागज बनाकर मौलाना को फंसाने की कोशिश की थी। गांव वाले अब मौलाना के घर के बाहर मोमबत्तियां जलाने लगे। हर कोई यही मांग कर रहा था कि इंसाफ चाहिए। मौलाना ने मीडिया से कहा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बस चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ी, नए सुराग सामने आने लगे। बच्चों से पूछताछ के दौरान उनके जवाब लगातार बदल रहे थे। पहले उन्होंने कहा था कि सब कुछ उनकी खुद की गलती थी, लेकिन अब उनमें से एक ने बात बदल दी। उसने बताया कि उन्हें किसी ने मजबूर किया था। कहा गया था कि अगर सच बोला तो उनके साथ भी नुकसान हो सकता है। इस बात ने पुलिस के अफसरों के होश उड़ाए। यह साफ था कि बच्चों को किसी ने मोहरा बनाया था, किसी ने उन्हें डराया और उकसाया था। अब सवाल यह था कि यह कोई बाहरी व्यक्ति था या फिर परिवार के बेहद करीब कोई। इस बीच मौलाना के साले ने मीडिया में बयान दिया, जिसने मामले की दिशा पूरी तरह बदल दी। उन्होंने कहा कि 2 छोटे बच्चे इतने बड़े कदम अकेले नहीं उठा सकते। किसी तीसरे शख्स ने उनका दिमाग प्रभावित किया था। यह व्यक्ति परिवार के करीब था और घर की हर बात जानता था। पुलिस का शक टेक्निकल केयरटेकर पर गया, जिसे कैमरे का पासवर्ड पता था, लेकिन वह अब भी गायब था। जब उसकी खोजबीन गांव में हुई तो उसका घर बंद मिला। पड़ोसियों ने बताया कि वह 2 दिन पहले किसी को बताए बिना चला गया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। उसकी आखिरी लोकेशन देवबंद के पास पाई गई। देवबंद के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में वही शख्स देखा गया जो मस्जिद में काम करता था। इसके बाद पुलिस को भरोसा हो गया कि केस सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, बल्कि किसी बड़े दिमाग का खेल है। पुलिस ने बच्चों से दोबारा पूछताछ की। इस बार एक लड़के ने बताया कि उन्हें स्क्रिप्ट लिखकर दी गई थी। किसी ने उन्हें बताया कि अगर वही कदम उठाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब साफ था, इन बच्चों ने केवल आदेशों का पालन किया। साथ ही मौलाना के साले ने एक और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसराना के कुछ रिश्तेदारों के साथ पहले झगड़ा हुआ था। किसी को यह पसंद नहीं था कि मौलाना गांव में इतना सम्मान पा रहे हैं। खास तौर पर इसराना की गर्भवती स्थिति भी किसी के लिए सहनीय नहीं थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली। बच्चों के फोन से कई अजनबी नंबर मिले जो बार बार एक ही लोकेशन से कॉल कर रहे थे, शामली और सहारनपुर के बीच। इन नंबरों की जांच से पता चला कि वे फर्जी आईडी पर रजिस्टर थे। असली यूजर वही था जो टेक्निकल केयरटेकर से जुड़ा था। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। टेक्निकल केयरटेकर ने बच्चों को बहकाया और मौलाना के परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया। बच्चों को मोहरा बनाया गया और उन्होंने खुद को सुरक्षित समझकर आदेश मान लिया। गांव का माहौल अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। लोग थाने के बाहर जमा होकर नारे लगाने लगे, हमें इंसाफ चाहिए। हर तरफ यही आवाजें गूंजने लगीं। मीडिया भी हर दिन घटनास्थल पर पहुंच रहा था। हर रिपोर्टर का एक ही सवाल था, तीसरा शख्स कौन है जो बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच पुलिस को मस्जिद की छत पर कुछ नया सुराग मिला। आरोपी जहां से भागे थे वहीं एक टूटा हुआ मोबाइल कवर भी बरामद हुआ। जांच में पता चला कि यह मोबाइल कवर उसी 2 बच्चों में से एक का था, लेकिन जब लोकेशन ट्रैक की गई तो यह किसी और जगह से एक्टिव था। मतलब किसी तीसरे शख्स ने उस फोन का इस्तेमाल किया। पुलिस को अब यकीन हो गया कि बच्चों ने सब कुछ अकेले नहीं किया, उन्हें उकसाया गया और आदेश दिए गए थे। अब शक की सुई परिवार के भीतर किसी पर घूम रही थी। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक नया वीडियो क्लिप लगा। इसमें टेक्निकल केयरटेकर के साथ एक और व्यक्ति था। यह व्यक्ति पहले भी कई बार मौलाना के घर आ चुका था और उनके साले से भी मिला था। पुलिस ने तुरंत यह जांच शुरू की कि कहीं यह कोई अंदरूनी रंजिश तो नहीं।
जांच में पता चला कि परिवार के रिश्तेदारों की लंबी सूची में कई ऐसे नाम थे जो अब तक सामने नहीं आए थे। गांव में अफवाहें और तेज हो गईं। कोई कहता था कि बच्चों ने सब कुछ मान लिया, कोई कहता कि उन्हें किसी ने फुसलाया। लेकिन नामों की फुसफुसाहट में एक चेहरा बार बार सामने आया, मौलाना का सगा भाई। कुछ लोगों ने बताया कि मौलाना और उनके भाई के बीच पहले से अनबन थी, घर में कई झगड़े और नाराजगियां हुई थी। अब पुलिस को शक हो गया कि तीसरा व्यक्ति वही हो सकता है। पुलिस ने मौलाना के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और वह महीनों से शहर में है। लेकिन घटना वाली रात उसका फोन गांव के आसपास एक्टिव था। अब झूठ पकड़ा गया। जांच में यह भी सामने आया कि पिछले कुछ महीनों से मौलाना और उनके भाई के बीच तनावपूर्ण रिश्ते थे। पैसों के झगड़े और पुराने गुस्सों ने भाईचारे की गर्माहट खत्म कर दी थी। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले दोनों भाई पैसों को लेकर भिड़ा गए थे। उस दिन भाई का चेहरा ऐसा था जैसे उसके अंदर आग जल रही हो। जैसे जैसे पुलिस ने गहराई में जांच की, हैरान करने वाले राज खुलने लगे। मौलाना के भाई के घर से कुछ पुराने कागज और नोट्स बरामद हुए। उनमें मस्जिद की फंडिंग और टेक्निकल कामों से जुड़ी जानकारी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टेक्निकल केयर टेकर का नाम भी वहीं दर्ज था। कॉल रिकॉर्ड्स ने भी यही पुष्टि की। घटना से 2 दिन पहले दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। अब पुलिस के पास शक नहीं बल्कि यकीन था कि यही कड़ी पूरे रहस्य को जोड़ती थी। इसके साथ ही सामने आया कि टेक्निकल केयरटेकर का एक दोस्त गवाह बनकर सामने आया। उसने बताया कि मौलाना के भाई ने उसे पैसे दिए और कहा कि कैमरे की सेटिंग बदल दे और उस कमरे का कैमरा कुछ घंटों के लिए बंद कर दे। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी सकते में थे। अब साफ था यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी योजना थी। जैसे जैसे पुलिस की जांच गहराई में गई, गांगनोली गांव में सनसनी फैलती गई। अब साफ हो गया था कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि पहले से तैयार की गई सोची समझी योजना थी। टेक्निकल केयरटेकर और मौलाना का भाई मिलकर पूरे खेल को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस ने मौलाना के भाई के बैंक रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि उसने घटना से कुछ दिन पहले बड़ी रकम निकाली और वही पैसा टेक्निकल केयरटेकर के खाते में ट्रांसफर किया गया। इसका मतलब साफ था, यही पैसा पूरे ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। बच्चों को मोहरा बनाया गया और असली अपराधियों ने खुद को सुरक्षित रखा गांव में। जैसे ही यह खबर फैली, हर चेहरा सदमे और गुस्से से भर गया। लोग कहते थे अगर यह सच है तो यह भाई नहीं बल्कि इंसानियत का दुश्मन है। हर कोई यही सोच रहा था कि लालच और ईर्ष्या इंसान को कितना अंधा बना सकती है। सीबीआई को केस सौंपते ही जांच का दायरा और बड़ा हो गया। टीम ने घटनास्थल का एक बार फिर निरीक्षण किया। मस्जिद की हर वायरिंग, हर कैमरे और हर कोने की पूरी जांच की गई। डाटा रिकवरी के बाद पता चला कि जिस वक्त कैमरा बंद किया गया उस समय कोई बाहरी डिवाइस कनेक्ट की गई थी। यह केवल तकनीकी ज्ञान रखने वाले किसी व्यक्ति के बिना संभव नहीं था। गांव में अब अफवाहें तेज हो गई थीं। कोई कह रहा था कि मौलाना का भाई अपनी बढ़ती पहचान से जल रहा था। कोई कह रहा था कि यह सब पैसों के लालच में हुआ और कुछ लोगों का मानना था कि पुराने पारिवारिक झगड़े और मनमुटाव ने इस भयानक योजना को जन्म दिया। पुलिस ने टेक्निकल केयरटेकर को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी। वह लगातार छिपता रहा, लेकिन उसकी लोकेशन देवबंद और आसपास के क्षेत्रों में एक्टिव मिली। पता चला कि वह कई बार किसी अजनबी व्यक्ति के साथ आया था। पुलिस ने यह मान लिया कि यह अंदरूनी साजिश का हिस्सा था। गांव वालों ने भी लगातार सवाल उठाए। उनका कहना था कि किसी बाहरी व्यक्ति को कैसे पता था कि कैमरा कहां लगा है, कौन सी दीवार से कूदकर भागा जा सकता है। अब शक की सुई मौलाना के किसी नजदीकी रिश्तेदार की तरफ घूम रही थी। सीबीआई की जांच ने यह भी पुष्टि की कि टेक्निकल केयरटेकर और मौलाना का भाई ही पूरे खेल के स्ट्रेटेजिक प्लानर थे। दोनों ने मिलकर बच्चों को डराया, उनका मनोबल तोड़ा और उन्हें मोहरा बना दिया। वही बच्चे जिनकी उम्र केवल 16 से 17 साल थी, पूरी साजिश में अपनी भूमिका निभाने के लिए मजबूर थे। गांव में अब माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। लोग मस्जिद के बाहर जमा होकर नारे लगाने लगे, हमें इंसाफ चाहिए। हर तरफ यही आवाजें गूंजने लगीं। मीडिया भी हर दिन घटनास्थल पर पहुंचने लगा। हर रिपोर्टर का सवाल यही था
तीसरा व्यक्ति कौन है जो बच्चों को इस्तेमाल कर रहा था? इस बीच पुलिस ने एक नया सुराग पाया। मस्जिद की छत पर खून के निशान के पास एक टूटा हुआ मोबाइल कवर मिला। जांच में पता चला कि यह उसी 2 बच्चों में से एक का था, लेकिन जब लोकेशन ट्रैक की गई तो यह किसी और जगह से एक्टिव था। इसका मतलब था कि किसी तीसरे व्यक्ति ने उस फोन का इस्तेमाल किया और बच्चों को मोहरा बनाया। सीबीआई ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल केयरटेकर और मौलाना के भाई के पिछले कुछ महीनों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि घटना से 2 दिन पहले दोनों के बीच कई बार बातचीत हुई थी। अब शक नहीं बल्कि पक्का यकीन हो गया कि यही वह कड़ी थी जो पूरे रहस्य को जोड़ती थी। गवाह भी सामने आया। टेक्निकल केयरटेकर का दोस्त पुलिस के पास आया और उसने बताया कि मौलाना के भाई ने उसे पैसे देकर कहा था कि कैमरे की सेटिंग बदल दो और उस कमरे का कैमरा कुछ घंटों के लिए बंद कर दो। यह सुनकर पुलिस अधिकारी भी सकते में थे। अब सबूत एकदम स्पष्ट थे। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। गांव के लोग सदमे में थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मौलाना का अपना भाई ऐसा कुछ कर सकता है। हर कोई यही सोच रहा था कि लालच, ईर्ष्या और पुराने झगड़े इंसान को कितना अंधा बना सकते हैं। मौलाना अब भी खामोश थे। वे अपने पैतृक घर में बैठकर बच्चों की पुरानी तस्वीरें देखते और धीरे धीरे कहते, अब मेरे पास सिर्फ यादें बची हैं। जब उनसे पूछा गया कि अगर उनका भाई दोषी पाया गया तो वह क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा, सच सामने आना चाहिए। झूठ के साथ जीने से बेहतर है कि सच्चाई के साथ दर्द झेला जाए। गांव के लोग अब हर शाम मस्जिद के बाहर आते। वे ताले की झंकार सुनते और सोचते कि शायद अब सच सामने आएगा। बुजुर्ग कहते थे, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए सबक है। जब इंसान लालच और गुस्से में अंधा हो जाता है तो वह रिश्तों का मतलब भूल जाता है। अब सबकी निगाहें सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हुई थीं। प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि मौलाना का भाई और टेक्निकल केयरटेकर ने मिलकर पूरी योजना बनाई, बच्चों को मोहरा बनाया और परिवार के खिलाफ साजिश रची। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो को पूरा देख ही लिया होगा, तो आपको क्या लगता है कि भाई ऐसा कर सकता है? हालांकि बच्चों के बयान बदले भी हैं, ये बात सच है, बच्चों के बयान बदले हैं और उन्होंने इस बात को कहा भी है उन्होंने कि ये हमसे किसी ने करवाया है या हमने खुद नहीं किया, ये करवाया गया है। इस बात को भी किया और इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगते चले जा रहे हैं। अब जैसा कि भाई पे इल्ज़ाम लगा है कि भाई ने पैसों की बुनियाद पर, आपसी झगड़े की बुनियाद पर, कि आपसी झगड़ा हुआ, पैसे निकल रहे थे या निकल रहे होंगे, मगर सिर्फ पैसों की बुनियाद पर तो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता एक भाई। इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या एक भाई सिर्फ पैसों की बुनियाद पर कितना बड़ा कदम उठा सकता है? बच्चे जो है दिल के अंदर इतना ज़्यादा अपमान अपने अंदर भर लेते हैं, क्योंकि सब बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, एक साथ में बैठे होते हैं और बैठने के बाद में जब उस्ताद मारता है तो जाहिर सी बात है अलग में ले जाके तो नहीं मारता। अगर मारना होता है या डांटना होता है तो सबके सामने, ताकि जो और बच्चे हैं वो ऐसी गलती ना करें। इस बुनियाद पर उनको मारा जाता है या पीटा जाता है, सिर्फ ये बुनियाद होती है। या फिर उनको डांटा भी जाता तो यही बुनियाद होती है कि और बच्चे इस चीज़ से डरे रहें और अपना सबक याद करें, अच्छे से याद करें, बढ़िया से याद करें। सिर्फ यही रहता है और कोई मोटिव नहीं होता। बाकी भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहा है, मौलाना के भाई के ऊपर, और जो मस्जिद का केयरटेकर है जिसने सीसीटीवी को लगाया था, जिसने सीसीटीवी को ऐड किया था, क्या उसमें उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सही है, वो बुनियादी है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी राय मशवरा ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं अगली खबर के साथ इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।